हेलो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एग्जाम में बस 15 दिन बचे हैं, तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। सर, सरप्राइज के साथ आज मैं आपके लिए पीजीबीपी के एडजस्टमेंट आया हूँ। लास्ट 10 to 13 ईयर से जितने भी बढ़िया पीजीबीपी के एडजस्टमेंट आए हैं वो सब मैं आपके लिए लाया हूँ। सर, उससे हमारे को क्या होगा, क्योंकि आपका पीजीबीपी का पहला क्वेश्चन होता है कंपल्सरी क्वेश्चन। वो इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें स्टेप मार्किंग होती है। अगर एक भी सही हुआ तो उसके मार्क्स मिलेगा। तो आज हम वो देखेंगे, आप सबको फायदा होगा उससे बहुत। उसको बार बार देखना, बार बार कम से कम टाइम में हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे आप सबके लिए। चलो आओ स्टार्ट करते हो। उससे पहले चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो आओ स्टार्ट करते दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए समरी बना दी, केवल केवल 4 पेज में, केवल 4 पेज। आप इसको पढ़ के जाओ, आपके एग्जाम में कम से कम 16 में से 12 to 13 तो आपके कवर हो ही जाएंगे। चलो अब पीजीबीपी एडजस्टमेंट सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स लेवल की एप्लीकेबल फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स। पहले क्या होता है, अपने को पीजीबीपी क्वेश्चन में एक नेट प्रॉफिट दिया होगा, सपोज 10 लाख का। ये बोलेगा आफ्टर क्रेडिटिंग एंड डेबिटिंग, मतलब क्या पीएनएल में कुछ क्रेडिट कर दिए हैं, पीएनएल में कुछ डेबिट कर दिए, उसके बाद एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट दिया होगा। तो बोलेगा क्वेश्चन क्या, इसको सही करो, कुछ एडजस्टमेंट देगा, उसको प्लस माइनस करके सही करो जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। किसके? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ये किसके हिसाब से दिया होता है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो हमें इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो उसमें लॉज में अलाउड है, डिसअलाउड, उसके हिसाब से हमें निकालना होता है। तो हम ये चेक करके चलेंगे। पहला क्या दिया होता है, आइटम्स ऑलरेडी डेबिटेड नाउ डिसअलाउड। इसका मतलब क्या है, ऐसा एडबैक करवाना है। एडबैक क्या करवाएंगे, जो हमने डिडक्शन पहले दे दी होगी, मतलब जो सपोज डिडक्शन दे दी है वो अलाउड नहीं थी कंपनी इनकम टैक्स एक्ट में, तो हमें उसे एडबैक करनी पड़ेगी। मतलब पहले हमने प्रॉफिट को कम कर दिया था, उसे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अलाउड नहीं इनकम टैक्स एक्ट में। तो वो चीज ये कहती है, डिडक्शन देनी दे दी नहीं देनी थी, मतलब डिडक्शन पहले दे दी थी हमने, नहीं देनी थी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। और क्या आएगा, एड बैक इन नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। मतलब क्या, इनकम थी ली नहीं, क्या इनकम थी ली नहीं, इनकम में क्रेडिट करना था और तुमने कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं लिया। बट इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, इनकम में कंसीडर करना है। तो वो आएगा एक केस, डिडक्शन दे दी नहीं, डिडक्शन दे दी नहीं लेनी थी, इनकम थी लिया नहीं। ठीक है सर, उसी से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। सही बात है सर, क्योंकि प्लस मारेंगे। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। ये तो हमारे को सबको पता है, एडबैक करते हैं, इनकम टैक्स का अलाउ करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इफ नॉट डिपॉजिटेड ऑन अ बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन सी, रिटर्न ऑफ इनकम की। ठीक है सर, ये भी पता है। पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, सर पेनल्टी डिसअलाउड होती है तो हम इसे एडबैक करते हैं। पर इंटरेस्ट है अगर, तो वो अलाउड होती है डिडक्शन की तरह, तो पेनल्टी को डिसअलाउ कर देते हैं। ठीक है सर, जीएसटी रिटर्न की। ठीक है सर, एक्सपेंस ऑफ नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35 सीसीडी। अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस ऑफ नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35 सीसीडी कब होता है ये, अगर कंपनी ने अपना जो नोटिफाई हुई है किसमें, 115 बी डबल ए, किसमें 115 बी डबल ए, उसमें अगर कंपनी नोटिफाइड है और कंपनी ने ऑप्ट किया है, टैक्स वाला जो सिस्टम होता है, अपना टैक्स लगाने का जो सिस्टम होता है 115 बी डबल, अगर कंपनी ने उसमें ऑप्ट किया है तो भी ये डिसअलाउ होगा। ठीक है सर, लॉस बाय फायर कैपिटल नेचर का होता है, इस वजह से एड बैक कर देंगे लॉस बाय फायर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग डिविडेंड, ये इसमें थोड़ी आता है पीजीबी में, तो आईओएस में होता है, तो इसको हम एड बैक करते हैं। आईओएस में इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। ठीक है सर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है। ओवर स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब सपोज मतलब क्या हुआ, इसका ओपनिंग स्टॉक 55 लाख का था, ओवर वैल्यू कितना हुआ 10%, तो मतलब ये स्टॉक कितना है अपना, कितना है 110% पे, कितने पे 110%। तो ओपनिंग स्टॉक करेक्ट कैसे निकालेंगे, जो 55 लाख है अपना 110% पे, तो करेक्ट कितना हुआ 50 लाख। हमारे को अभी पीएनएल में कितना दिया हो 55 लाख, तो हमारे को पहुंचाना कितना 50 लाख। तो अब क्या करेंगे, इट शुड हैव बीन 50 लाख, तो 5 लाख को एड बैक कर देंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, क्योंकि हमने पीएनएल में डेबिट कर रखा है, मतलब कम कर रखा है। 55 लाख था, ज्यादा पीएनएल में डेबिट कर रखा है, मतलब प्रॉफिट को कम कर रखा है। हमें करना था 50 लाख, तो 5 लाख से ज्यादा डेबिट कर रखा है, तो उसे हम एडबैक कर देंगे उतने से ही। 5 लाख से हम एडबैक कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात सर, ये भी सही समझ आ गया हमें। और ये देखो दूसरा ट्रांजेक्शन ऐसा ही है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब हमने कम कर रखा है, इनकम कम दिखाई हुई है, तो हमें एडबैक करना पड़ेगा। समझ रहे हो वही वाला, देखो 54 लाख का था, ये कितने पे होगा अपना 90% पे, अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो 54 लाख 90% पे टोटल कितना हुआ 60 लाख। यहाँ कितना दिखा रखा है अभी 54 लाख, इट शुड हैव बीन 60 लाख, होना कितना चाहिए था 60 लाख। 54 था, 60 होना चाहिए था, मतलब इनकम बढ़नी चाहिए थी, तो हमें एडबैक करके बढ़ते इनकम, तो हमने देखा भी, तो इनकम को हम बढ़ाएंगे 6 लाख से एडबैक कर देंगे। इस वजह से ये भी एडबैक होता है। तो ये वाला भी एडबैक होता है और ये वाला भी एडबैक होता है, इस रीजन की वजह से एडबैक होता है। रटो मत, इसको समझो क्यों होता है। अगर ये समझ आ गया तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे वैल्यूज में, क्योंकि बच्चा वैल्यूज भी गलत निकाल देता है इसमें। ये वीआरएस वाले में हमें पता है सर 1/5 वाली अलाउड होती है केवल 35 डीडीए में, तो हम 1/5 अलाउ करेंगे, बाकी को एडबैक कर देंगे। ठीक है सर,
इंटरेस्ट पेड टू एनआर बायर ऑफ गुड्स ऑन डिपॉजिट्स मेड विदाउट टीडीएस डिडक्शन, तो ये तो 41 में वैसे भी आ जाएगा विदाउट टीडीएस डिडक्शन, तो ठीक है सर। इंटरेस्ट पेड टू एनआर फॉर बायर ऑफ गुड्स, ठीक है सर। सैलरी इफ पेड बाय बियरर चेक डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग पेड टू एनबीएफसी आफ्टर ड्यू डेट ऑफ आरओआई। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग पेड टू एनबीएफसी, एनबीएफसी को इंटरेस्ट पे करिए आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है सर। सैलरी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, मतलब ये इसको हम मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करते हैं तो इस पे डेप्रिसिएशन मिलती है फिर हमें, तो इसमें ये वाला इधर नहीं आएगा। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी कॉमा एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज का जो ब्रोशर होता है वो नहीं आता, वो 80 जीजीबी में चला जाता है अगर अपना विदाउट 115 बीडब्ल्यू वाला केस है इस वजह से, तो यहाँ पे ये नहीं आते हैं दोनों वैसे भी, डोनेशन वाला भी और एडवर्टाइजमेंट वाला भी, पॉलिटिकल पार्टी वाला पीपी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी नहीं अलाउ होता, केवल ये ओनली अलाउड कब होता है जब पे होता है, जब पेड होता है उसके बेसिस पे अलाउ होता है। कौन से सेक्शन में सर? 43B में, ठीक है सर। प्रोविजन अलाउड नहीं होता, पेड के बेसिस पे अलाउड होता है, ये तो मैंने पढ़ता है 43B में। फ्रेंचाइज फीस जो पे करते हैं वो इंटेंजिबल असेट होती है, उस पर डेप्रिसिएशन मिलती है बट उसका खर्चा नहीं मिलेगा फ्रेंचाइज फीस का, तो हम इंटेंजिबल असेट्स की जो फ्रेंचाइज फीस है उसे हम एडवैक कर देंगे, और जब हम डेप्रिसिएशन की अपनी कैलकुलेशन करेंगे जो इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू उस पर जो डेप्रिसिएशन मिलती है उसको अलाउ कर देंगे पीजीबीपी में, ठीक है। ओनली डेप्रिसिएशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 32, ठीक है सर। रॉयल्टी पेड टू एनआर, किसको? नॉन रेसिडेंट, टैक्स डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड टिल आरओआई। ओ हो महापाप कर दिया है, तो डिडक्ट कर दिया लेकिन तुमने डिपॉजिट नहीं किया रिटर्न की ड्यू डेट तक, तो ये तो सर गलती कर दी आपने, तो रॉयल्टी को हमें क्या करना पड़ेगा? एडवैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंटरेस्ट अप टू असेट फर्स्ट पुट टू नॉट अलाउड। मतलब हमने कोई असेट खरीदी, वो कैसे खरीदी थी? लोन लेके, और उसकी जो ब्याज पे करी जब तक पुट टू यूज नहीं होता, पुट टू यूज तक की डेट का जो भी इंटरेस्ट होता है अलाउड नहीं होता, उसे एडबैक कर देगी, ठीक है सर। ये भी समझ आ गया, आगे चलो फटाफट करा दो। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज एंड नो टीडीएस डिडक्टेड, ये तो हमें पता ही है सर, टीडीएस वाला पॉइंट 40A1B में डिसअलाउड हो जाता है 100%। पेमेंट टू कंसल्टेंट इज कैपिटल इन नेचर, ये वाला याद रखना, ये हो सकता है आपसे गलत हो जाए। पेमेंट टू कंसल्टेंट इज कैपिटल इन नेचर, सो से भी एडवैक कर देंगे हम, ठीक है। परचेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी एट हायर प्राइस, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम रिलेटेड पार्टी से परचेज करते हैं एट हायर प्राइस तो वो भी डिसअलाउ हो जाता है परचेज करा हुए माल की जो कॉस्ट होती है, ठीक है सर। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस इफ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अप टू 90 डेज, सेक्शन 43CB, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रांजैक्शन होती है एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और एक पर्सन के बीच में, तो उसमें जो अपना 90 डेज तक का अगर ड्यूरेशन का खर्चा है तो हम उसे एडबैक करते हैं, अगर 90 डेज से ज्यादा का है तो वाला हो जाता है, तो 43CB में अप टू 90 डेज है हम डिसअलाउ कर देते हैं, ठीक है सर। बोनस पेमेंट मेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ये तो हमें पता है सर, बोनस पेमेंट का अगर अप टू आरओआई होता हम अलाउ कर देते, नहीं तो डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। रेगुलराइजेशन फी पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, सर ये भी नहीं आता, डिसअलाउ होता है रेगुलराइजेशन फी। एक असेसी था, उसका एग्रीमेंट था किसके लिए? नॉट टू एंगेज इन बिजनेस, कि वो किसी बिजनेस में एंगेज नहीं करेगा। ये अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है, कोई असेसी और किसी दूसरे पर्सन के बीच में, नॉट टू एंगेज इन बिजनेस, ये क्या बन जाती है? अपनी नॉन कॉम्पिटेंट फीस, और नॉन कॉम्पिटेंट फीस क्या होती है? अपनी इंटेंजिबल असेट, और जब वो इंटेंजिबल असेट बन जाती है तो उस पर क्या होती है? डेप्रिसिएशन अलाउ होती है और इधर खर्चा नहीं मिलता, तो हमें इसको तो नॉन कॉम्पिटेंट फीस को एडबैक कर देंगे और डेप्रिसिएशन अपनी अलाउ हो जाएगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है सर। नॉन कॉम्पिटेंस फीस इंटेंजिबल असेट एडबैक कर देंगे, डेप्रिसिएशन अलाउड, रेस्ट एडबैक, ठीक है सर। या तो डायरेक्ट कर दो आप इधर एडजस्टमेंट करके, जितना टोटल वैल्यू अपना बनता है उसे एडबैक करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट को एडबैक कर दो, या तो पूरा एडबैक कर दो, नीचे डेप्रिसिएशन वाला माइनस कर दो, कैसे भी कर लो, जो आपकी मर्जी करे। फिर आता है अपना क्या? अमाउंट वेव्ड बाय सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी अलाउ नहीं होता 41(1) में, रिकवरी वाला जो सेक्शन था वाला। सैलरी पेड टू वर्किंग पार्टनर ऑफ एलएलपी, ये भी नहीं आती, इसको भी एडवैक कर दे, सैलरी पेड टू वर्किंग पार्टनर, केवल याद रखना वर्किंग पार्टनर, अमेंडमेंट थी पहले की। इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट ओपनिंग में अगर है तो मतलब हमने प्रॉफिट कम किया है तो इस वजह से एडवैक कर देंगे, क्लोजिंग में है तो मतलब अपना प्रॉफिट घटाया है तो इस वजह से हम उसे एडवैक कर देंगे, ठीक है सर। फिर अपना आता है सेल्स टैक्स रिफंड, सेल्स टैक्स रिफंडेड बाय डिपार्टमेंट, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू कंपनी, डिपार्टमेंट था ये कंपनी, इसने कितना रिफंड दिया सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को? 4 लाख का। इसमें ये जो 4 लाख का रिफंड दिया डिपार्टमेंट ने, जैसे सपोज जीएसटी का रिफंड आया डिपार्टमेंट से कंपनी को 4 लाख का, उसमें जो 4 लाख का रिफंड आया वो 3 लाख इसके रेस्पेक्ट में था कस्टमर्स का, जो आउटवर्ड सेल होती है उसमें जीएसटी लगता है, उसका रिफंड जो है वो 3 लाख इसके रेस्पेक्ट में था कस्टमर का, और 1 लाख कंपनी ने अपनी जेब से पे किया था अलग से, तो कंपनी ने जो जेब से पे किया वो अलाउ नहीं होता, 3 लाख अलाउड होता है, तो इसमें हम एडबैक कर देंगे जो कि 1 लाख कंपनी का पार्ट था। आप इसका क्वेश्चन करोगे आपको समझ आ जाएगा एक बार में।
अब आता है सर दूसरा पार्ट, ये वाला तो अपना प्लस वाला देख लिया, अब हम माइनस वाला देखते हैं। माइनस का मतलब क्या हुआ, डिडक्शन देनी थी नहीं दी, डिडक्शन देनी थी नहीं दी, मतलब कुछ पार्ट पहले अलाउड होना चाहिए था, कंपनीज एक्ट में होना चाहिए था, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, बट ऊपर माइनस नहीं हो तो हमें अब माइनस करना पड़ेगा, फायदा देना पड़ेगा एसएससी को। इनकम बना दी थी नहीं, मतलब क्या ज्यादा ऐड कर दी सर इनकम कंपनीज एक्ट में, कैपिटल गेन से भी इनकम ऐड कर दी, आईओएस की भी इनकम ऐड कर दी पीजीबीपी के ऐड के लिए, तो हमें उसे हटाना पड़ेगा, वो सब हटाने पड़ेंगे। और पीजीबीपी में जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं है वो भी एड बैक कर दी थी पहले कंपनीज एक्ट में, उसे भी हटाना पड़ेगा, बिल्कुल सर हटाना पड़ेगा। तो क्या बना हमारा, डिडक्शन देनी थी दी नहीं, पहले देनी थी दी नहीं, तो हमें फायदा देना पड़ेगा एसएससी को। इनकम बना दी थी नहीं तो वो भी फायदा देना पड़ेगा एसएससी को माइनस करके, ठीक है सर। स्क्रैप वैल्यू मशीनरी कैपिटल नेचर है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है सर। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी आईयूएस में आता है सर, ठीक है सर। स्क्रैप वैल्यू क्रेडिट हुई है, ठीक है सर, क्रेडिट। डिविडेंड हमने देख लिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अंडर कैपिटल गेन्स में आता है, इसमें आएगा नहीं, ठीक है सर। डेप्रिशिएशन आईटी एक्ट का हमें पता ही है, ये वाला पॉइंट सर। फिर आता है क्या, पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर 30% ऑफ सम पेबल, ठीक है, इफ टैक्स डिडक्टेड एंड रेमिटेड इन करंट असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 40A बने, तो हम इसको भी एड बैक कर देते हैं और लेस कर देंगे पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर को। अगर पिछले वाले जैसे ये वाला केस क्या होता है, पिछले साल के ईयर में हमने टीडीएस नहीं काटा होता तो उसका डिसअलाउ हो जाता है, जितना पार्ट अब जमा करा देता है तो उसका 30%, जितना 30% ही होता है पहले वाले भी डिसअलाउ, तो उसको हम एड बैक कर देते हैं, मतलब एड बैक नहीं सॉरी माइनस कर देते हैं, ठीक है सर, क्योंकि पहले एड बैक हुआ होगा जब टीडीएस नहीं कटा होगा, ठीक है सर, ठीक है, सही कह रहे हो। एक्सपेंस टुवर्ड्स ग्रांट ऑफ आईएसओ 9011 सर्टिफिकेट, इसको आप याद कर लेना, इंटेंजिबल असेट बन जाता है, असेट पे एड बैक हो जाता है तो उधर डेप्रिसिएशन मिल जाती है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड टू इंडियन कंपनी एग्जाम सो रिड्यूस फ्रॉम पीएनएल, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड टू इंडियन कंपनी यहाँ नहीं आएगा, वैसे भी तो इधर हम हटा देंगे पीएनएल से। एडिशनल कंपनसेशन रिसीव, ये कहाँ आएगा, कैपिटल गेन से, एडिशनल कंपनसेशन का आता है कैपिटल गेन्स पे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 1/5 अलाउड है, क्या 1/5 अलाउड है, बाकी का हम माइनस कर देंगे। परचेज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स कंसीडर्ड इन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है सर, इसको भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि क्यों, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया गलती से तो उसे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है सर। इनकम में कंसीडर हो गया था। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इफ रिकॉग्नाइज्ड ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड सेक्शन 43B, अगर रेवेन्यू प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड के हिसाब से 43CB में कंसीडर हो रहा है तो मतलब उस पर तो हमारा पीएनएल का पार्ट नहीं बनता पीजीबीपी में, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इफ रिकॉग्नाइज्ड ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ ग्लो साइन बोर्ड रेवेन्यू इन नेचर होता है, इसको हम डिडक्शन की तरह अलाउ कर देंगे जो हमें माइनस करना होता है, ठीक है सर, ये भी दे गया। प्रोविजन फॉर वेजेस पेबल टू वर्कर्स, प्रोविजन फॉर वेजेस पेबल टू वर्कर्स अलाउड एज पर आईसीडीएस 10, रीजनेबल सर्टेनिटी मिल जाती है, एक केस लॉ के बेसिस पे मैंने डाला है तो आप इसको याद रखना है वाले पॉइंट को। प्रोविजन फॉर वेजेस पेबल टू वर्कर अलाउड एज पर आईसीडीएस 10, रीजनेबल सर्टेनिटी होती है तो इसका एक्सपेंस अलाउ हो जाता है, ये हम माइनस कर देते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ फंडेड इंटरेस्ट, ये भी याद रखना, ये भी अच्छा पॉइंट है। इंस्टॉलमेंट ऑफ फंडेड इंटरेस्ट अलाउड एज पर सीबीडीटी सर्कुलर सेक्शन 43B, जो फंडेड इंटरेस्ट मतलब जब हम लोन वगैरह पे करने के लिए जो इंटरेस्ट पे करते हैं, लोन के ऊपर लोन लेते हैं, उसको कहते हैं फंडेड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, अलाउड एज पर सीबीडीटी सर्कुलर सेक्शन 43B, ठीक है। बेड डेप्ट रिकवरी, बेड डेप्ट रिकवरी कौन से सेक्शन में आता है, 41(4) में। बेड डेप्ट रिकवरी में क्या है, हम क्या करते हैं पीएनएल में क्रेडिट कर दिया था, ठीक है सर। इसका एग्जांपल बताओ सर पहले, जैसे कि सेल्स टू ए करी थी अपने 20 लाख, बेड डेप्ट हो गई थी अपने 10 लाख की, तो हमने पीएनएल में डेबिट कितना कर दिया, 10 लाख का, ठीक है सर। डेटर बैलेंस अभी भी कितना बचा है अपना 10 लाख का, क्योंकि हमने 10 लाख पीएनएल में डेबिट करा है, तो देखो 20 लाख था ये अपनी टोटल डेट, उसमें 10 लाख हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया, 10 लाख अपना डेटर का बैलेंस खड़ा है, ठीक है सर, यहाँ तक। इसके बाद आपको पैसे मिले कितने वापस, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए जो मिले पहले हम डेटर बैलेंस से एडजस्ट करेंगे, ठीक है सर, डेटर बैलेंस से एडजस्ट कर देंगे, हमने डेटर बैलेंस से एडजस्ट करी है, अभी भी डेटर बैलेंस कितना बचा, 10 में 7 गए 3 लाख, तो अभी भी रिकवरी पॉसिबल है, मतलब इसका बेड डेप्ट रिकवरी तो हुई नहीं अभी हमारी, क्योंकि अभी तो डेटर बैलेंस से एडजस्ट नहीं हुआ पूरा पूरा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो सर, तो हमारी बेड डेप्ट रिकवरी तो हुई नहीं, तो ये वाला तो आएगा नहीं, तो इस वजह से हम इसे एड बैक नहीं करेंगे। सो नथिंग वुड बी क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट। अगर यही रिकवरी कितनी होती 12 लाख की, तो 12 लाख की होती तो 10 लाख तो यहाँ पूरा यूटिलाइज हो जाता, ठीक है सर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में, और 2 लाख जो बचा वो अपनी उससे अपनी बेड डेट रिकवरी हो जाती, तो अब जब 12 लाख हुआ तो अपनी बेड डेट रिकवरी चालू हो गई, इस वजह से हम 2 लाख को एड बैक कर देंगे पीएनएल में, इस वजह से हम 2 लाख को एड बैक कर देंगे, बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हो। समझ आया ना, ये वाला पॉइंट याद रखना, गलत कर देते बच्चे अक्सर।
नो ट्रीटमेंट का कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर पहले से अलाउड है तो अलाउड रहने देंगे, और इनकम है तो इनकम में ही रहने देंगे। इसका मतलब ये है नो ट्रीटमेंट का, मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा दिया होता है कि अलाउड करके दिया होता है पहले से, इस वजह से। सेल्स कमीशन पेड टू एनआर इन फॉरेन करेंसी फॉर प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स आउटसाइड इंडिया, अलाउड है, अलाउड है, ठीक है सर। कमीशन पे कर दिया एनआर को फॉरेन करेंसी में प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स की, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस है। सैलरी पेड इन कैश एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट रूल 6DD में एक्सेप्शन में आता है, इस वजह से अलाउड हो जाता है, ठीक है सर। एक्सपेंस ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ बिजनेस, ये भी अलाउड होता है, बिजनेस एक्सपीडियंसी के लिए खर्चा है ये भी। पेनल्टी फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ, इसमें कोई लॉ होगा ब्रीच नहीं होता इस वजह से। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन फिनिश्ड गुड्स अलाउड एज पर ICDS 2 नॉट टू बी इंक्लूडेड इन फिनिश्ड गुड डिक्रीज इन प्रॉफिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन फिनिश्ड गुड्स ये ICDS 2 के हिसाब से अलाउड होता है, तो हम माइनस कर दिया पहले, डेबिट कर दिया है, तो कोई डेबिट ही रहने देंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन क्रेडिटेड, अगर इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन अगर तुम्हें P&L में क्रेडिटेड है तो उसे क्रेडिटेड ही रहने देंगे, ठीक है सर। परचेज ऑफ व्हीट इन कैश, ये वाला भी याद रखना, बढ़िया पॉइंट है, अलाउड। ये कौन से पेपर से, May 18 के पेपर से आया ये। परचेज ऑफ व्हीट इन कैश अलाउड इन 6DD, एक्सेप्शन अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो भी व्हीट का लिए जो पेमेंट किया अगर 10,000 से ज्यादा तो भी अलाउड रहती है, ठीक है सर। ये देखो बच्चों, मैंने आपकी सारी PGBP की एडजस्टमेंट करा दिया, आप इस वीडियो को, शीट को बार बार देखना, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ जितनी बार आप देख सकते हो, ये आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी एडजस्टमेंट, बार बार मेरी बातें सुनते रहोगे आप तो इस वजह से। बात लास्ट में कहूंगा ऑल द बेस्ट। ये शीट आपको सर कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करते जाना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थोड़े से ही दिन बचे, जान लगा दो, आपको देखना ये दिन बाद में याद आएंगे, अभी नहीं, बाद में याद आएंगे कि हाँ यार कितनी मेहनत करी थी मैंने, दिल से अच्छा लगेगा आपको कि हाँ यार मैं भी अपने जो अपने CA फाइनल के दिनों को याद करता हूँ, हाँ करता था, तो लगता है यार क्या दिन थे वो भी, कितनी मेहनत करी थी हमने। तो ऐसे ही आपको भी लगेगा एक दिन की कितनी मेहनत करी थी मैंने। करते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कृष्णा पे भरोसा रखो, भगवान है तो सब कुछ है ना। हम कौन होते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक जरिया है उनके हिसाब से, उनने जो वो जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं हम, उनने कहीं मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो बस करते जाओ अपना काम, सब हो जाएगा। बाकी ये टेंशन नहीं लेनी, बच्चों का मैसेज आता है सर ऑडिट में मेरे को डर लगता है, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, FR बहुत लेंदी है इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। अब देखो तुम इस कोर्स में आया तो करना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास इसके अलावा, और कोई ऑप्शन होता तो हम सोचते, अब हमारे पास चॉइस ही नहीं है। जब इंसान के पास चॉइसेस होती है ना, उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो अब हमारे पास चॉइस ही नहीं है, करना ही है। जिसको नहीं करना उसके पास 100 बहाने हैं, जिसको करना है उसके पास एक चॉइस भी काफी है, ठीक है ना। तो बस करते रहो, ये शीट को देखते रहो, PGB के एडजस्टमेंट इसी में से आएंगे, आप गारंटी लिख लेना, और मेरे को एग्जाम के बाद बताना कितने मार्क्स का आया इसमें से, ठीक है ना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।